Hi everyone, I am Vani, your official bridesmaid, and this is my YouTube channel. If you're watching me for the first time, तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो. My channel is fully loaded with wedding content. आज की ये वीडियो होने वाली है एक गाइड for everybody out there who are planning their wedding to be a destination wedding in India or outside. Before starting with the video, let me reintroduce myself to all of you. 2020 में मैंने अपनी स्टार्टअप बिजनेस की जर्नी शुरू करी थी by the name of Style My Aisle, जिसके अंदर हम बनाते थे कस्टमाइज्ड वेडिंग एक्सेसरीज लाइक पोटलीज, ट्रूजो ट्रंक्स, कलीरे, वेडिंग एंट्री चादर, एंट्री अम्ब्रेलास, यू नेम इट एंड वी हैड इट ऑल. 2024 में मैंने अपने ब्रांड को थोड़ा सा रीइंट्रोड्यूस कराया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कराया, जहाँ पर हम शादी के छोटे छोटे इवेंट्स लाइक हल्दी, मेहंदी, रोका सेरेमनी, इंटीमेट वेडिंग्स तक को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं. पैरेलली मैंने एक और ब्रांड खोला है बाय द नेम ऑफ कलीरे और परांदी, जिसके अंदर हम ब्राइड्स के लिए बनाते हैं बिस्पोक कलीरे, जो कि शुरू से डे 1 से मेरे रहे हैं यूएसपी प्रोडक्ट्स. परांदीज बनाते हैं ब्राइड्समेड्स के लिए और सहरे बनाते हैं फॉर द ग्रूम्स. So this was a very beautiful journey where I've met lot of clients and their beautiful families. ये रही है मेरी जर्नी फॉर द एक्सेसरीज. पैरेलली मैंने लास्ट ईयर शुरू करी थी अपनी यूट्यूब ब्लॉग की जर्नी, जहाँ पर मैं पहले से क्या करती थी, जैसे कोई ब्राइड है आउट ऑफ इंडिया रहती है एंड दे वांट टू शॉप फॉर देयर वेडिंग, इफ दे कैन कम टू इंडिया आई कैन अकम्पनी विद देम, स्टाइल देम एंड शॉप फॉर देम फ्रॉम इंडिया. So coming to YouTube, telling you about how did I and why did I started with my YouTube journey. Because I was already into the wedding business, I was already being in contact with a lot of brides-to-bes who were not just only in India, वो बाहर से भी मुझे contact करती थी. So eventually and gradually what I started doing is I started styling and shopping for the brides. Whoever can come to India or जो locally India में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, if they wanted to go out for shopping, I used to accompany them and I used to style them. एंड ऑफ कोर्स अगर कोई ब्राइड नहीं आ पाती है इंडिया फॉर देयर शादी शॉपिंग, तो मैं उनके लिए जाकर उनके लिए शॉपिंग करती हूँ और उनको पैक करा के उनके लिए सामान बाहर भेज देती हूँ. सो आई थॉट वाई नॉट टू रिकॉर्ड द होल जर्नी, द होल एक्सपीरियंस एंड पुट इट आउट ऑन द यूट्यूब चैनल, ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर वो सब लोग भी मेरी वीडियोस को देख पाएंगे और इससे कुछ इंस्पायर हो पाएंगे, या इट कैन बी अ ब्राइड गाइड फॉर देयर ओन वेडिंग शॉपिंग, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर प्लानिंग देयर वेडिंग. सो इट वॉज अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी जेन्युइन पर्पस बिहाइंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज. तो इसी तरह से आज की ये वीडियो भी उसी थॉट से शुरू हुई थी, where I met a client who was already living in Ireland and she wanted to plan a big fat Indian wedding in a palace in Ireland. So it is a conversation with her about the challenges that she and her fiance faced while organizing the whole wedding, how it all went through and how it looked like, the wedding looked like. So last year she contacted me for a wedding accessory, जैसे कलीरों की चादर हम बनाते हैं for that purpose, and eventually we had a conversation about how is she planning her wedding और वो कैसे destination wedding होने वाली है. And talking to her, it was a very beautiful experience. Like I also got a lot of examples and suggestions कि okay, जब आप शादी arrange करते हो, organize करते हो, तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए. Watch my little conversation with Ashima the bride and see if you get any tips and tricks and some suggestions खुद की शादी या किसी और की शादी को ऑर्गेनाइज करने के लिए. Hi Ashima, tell us about yourself. Hi Vani, thanks for introducing me. मैं आयरलैंड में रहती हूँ और मैं 5 साल से यहाँ हूँ. मैंने यहाँ पे मास्टर्स करी थी मार्केटिंग में और अब मैं यहाँ पे मार्केटिंग में जॉब करती हूँ. और जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो भी मुझे यहीं मिला मास्टर्स में, हम लोग का कॉलेज सेम था, तो वहाँ मिले, यहीं पसंद आ गए, तो सोचो यहीं शादी भी कर लेते हैं. तो बस यही मेरी स्टोरी है. That is such a lovely story to know, because ऐसे प्यार मिल जाना पढ़ते पढ़ते, it's so lucky. That is so great. And yes, I saw your wedding videos, wedding photos that were amazing. मतलब the wedding looks so beautiful. बहुत सुंदर ड्रीमी वेडिंग थी वो. So tell us about the wedding experience. तो मेरी वेडिंग थी 3 दिन की. पहला दिन था मेहंदी हल्दी, फिर था एंगेजमेंट, फिर था वेडिंग डे. तो मेरा थीम मेरी वेडिंग के लिए एकदम क्लियर था कि मुझे दिखना है एकदम प्रिंसेस, जैसे आई थिंक सब इंडियन लड़कियों का होता है कि एक दिन तो पूरा प्रिंसेस बनूंगी मैं, पूरी वाइब में. तो मुझे बहुत हमेशा बचपन से शौक था कि मैं बहुत बड़ी शादी करूंगी, कैसल वाली शादी, बड़ी शादी. तो मतलब मैंने वही करा. बस लोकेशन मुझे कभी नहीं पता थी कि वो आयरलैंड होगी, बट जस्ट हैपेंड.
तो आयरलैंड में भी मैंने करी प्रॉपर एक इंडियन वेडिंग, बिग फैट इंडियन वेडिंग, और मेरी कैसल में मैंने शादी करी जैसा मुझे शौक था, एकदम प्रिंसेस वाली शादी। आशिमा, टेल अस अबाउट दिस बिग फैट इंडियन वेडिंग। जैसे इंडिया के अंदर अगर हम शादी ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ पे तो 500,000 लोग तो टच हो ही जाते हैं, मतलब 500 इज नथिंग, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे वेडिंग ऑर्गेनाइज करी आयरलैंड में, सो टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ गेस्ट दैट यू इनवाइटेड और होस्टेड, लाइक कितने तो आयरलैंड से आए थे और कितने इंडिया से आप लोगों ने बुलाए थे? इंडिया से आई थिंक 55 लोग फ्लाई इन करे, पर सिर्फ इंडिया से नहीं, सब जगह से। कुछ मेरे फ्रेंड्स कनाडा से आए, कुछ मेरे फ्रेंड लंदन से आए, कुछ दुबई से आए, बाकी इंडिया में भी कुछ लोग मुंबई से आए, कुछ लोग दिल्ली से, बैंगलोर, हैदराबाद, तो सब अलग अलग जगहों से लोग आए, कोई एक जगह से लोग नहीं थे। 55 लोग फ्लाई इन करे टोटल, और कुल मिला के 80 गेस्ट थे, तो बाकी आई थिंक 20-30 मेरे फ्रेंड्स आयरलैंड वाले थे। अदर देन दैट बस इतना ही हमारा सर्कल था। मेरा पॉइंट डेस्टिनेशन वेडिंग का यही था कि मुझे सर्कल बहुत छोटा रखना है। मुझे था कि अगर जितना भी मेरा बजट है मैं उसको कम लोगों पे खर्चूं ताकि मुझे शादी अच्छी मिले। आप उतने ही बजट में अगर आप 800 लोग बुला लो या फिर आप 1000 लोग बुला लो तो कोई पॉइंट नहीं है। आप समझ रहे हो, आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जिनसे आप दोबारा कभी मिलोगे भी नहीं, जो आपको जानते भी नहीं है, आप बस स्टेज पे खड़े होकर उनसे बस नमस्ते जी नमस्ते करके आ जाओ। और स्पेसिफिकली फॉर दोज लोग जो रहते भी नहीं है इंडिया में यार, हम और मैं और मेरा बंदा, हम दोनों इंडिया नहीं गए इतने साल से, ना हम किसी से बात करते हैं अंकल आंटियों से, क्या पॉइंट इन सकते हैं लोगों को इनवाइट करके। तो वी वर वेरी लकी कि हमारे पेरेंट्स बहुत मान गए। आई थिंक सब चीजों में बहुत गॉड का प्ले था। मैं सिंगल चाइल्ड हूँ तो मेरे कोई ऐसे भाई बहन भी नहीं था जो कोई हेल्प कर सके शादी प्लान करने में, स्पेसिफिकली अगर मैं खुद बाहर हूँ और मेरे मॉम डैड तो उतना कर नहीं पाते। मेरे हस्बैंड के साथ भी सेम था, उसका एक भाई है बड़ा, पर उस टाइम पे उनके पैर में चोट लगी हुई थी बहुत सिवियर, ही हैड एन एक्सीडेंट, तो ही आल्सो कुडंट हेल्प। तो इन दी एंड ओवरऑल हम दोनों पे ही आया। तो मैंने बोला अगर हम दोनों को ही करना है तो हम तो आयरलैंड में ही कर सकते हैं भाई शादी, हम तो और कहीं बाहर कर नहीं सकते। तो वी वर वेरी ग्रेटफुल कि हमारे पेरेंट्स मान गए और फाइनली आयरलैंड में शादी हो पाई इन दोज लिटिल अमाउंट ऑफ पीपल, सो दैट वाज गुड। तो वैसे तो इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर इंडियन पेरेंट्स, इंडियन फैमिलीज टू होस्ट अ वेरी स्मॉल इंटीमेट वेडिंग। इंटीमेट वेडिंग का तो आई थिंक इंडिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बट हाँ, कोविड मेड इट पॉसिबल एंड अ प्रैक्टिकल थिंग, एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल वेडिंग टू यू नो फॉर द साइट फॉर अस। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ डिड यू मैनेज लाइक द वेडिंग, लाइक आपने शादी करी आयरलैंड के अंदर एंड 55 लोग वहाँ से फ्लाई इन करें एंड यू गाइज हैड नो हेल्प फ्रॉम योर फैमिली वेडिंग थोड़ा ऑर्गेनाइज करने में, बिकॉज एज यू टोल्ड दैट यू आर अ सिंगल चाइल्ड टू योर पेरेंट्स। So how did you guys manage the whole शादी shopping? तो मैं ना बहुत एक कंट्रोल फ्रीक पर्सन हूँ। आई थिंक मुझे लगता है सब ब्राइड्स होती हैं, उनको सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता है। तो मैं बहुत ऑर्गेनाइज थी, मतलब मैंने एक्सेल्स और डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे कि पहले मिनट से जब कोई लैंड करेगा तो क्या होगा, उनको कौन पिकअप कर रहा है, कौन ड्रॉप कर रहा है, वो वहां से वेन्यू तक कैसे आ रहे हैं, वेन्यू के बीच में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो बहुत आई थिंक मेटिकुलसली प्लान था। जो शॉपिंग वाला पार्ट था वो मैंने इंडिया से करवाया। तो मेरी 3 ड्रेसेस जो थी, सिर्फ वो मेन 3 ड्रेसेस मेरी मम्मी शॉप करके आई इंडिया से, क्योंकि मुझे इंडियन डिजाइनर्स पहनने थे। और मेरे हस्बैंड की भी ड्रेसेस जो थी वो उसके फ्रेंड्स वगैरह वो लोग लेके आए इंडिया से, वो भी एकदम नॉर्मल मान्यवर टाइप शॉप से, एकदम जो सबको पता है कि ठीक ही होंगे कपड़े, वो वाले बिना किसी के रिस्क लिए वाले क्लोथ्स। तो शॉपिंग इंडिया से करवाई हमने, पर उसके अलावा सब कुछ यूके और आयरलैंड में ही हमने सब ढूंढ लिया। चाहे वो मेहंदी वाली हो, चाहे वो ढोल वाला हो, मेकअप वाली हो। मेरी मेकअप वाली भी यूके से आई थी। तो सब कुछ यूके आयरलैंड में सारे इंडियन आपको सप्लायर्स सब मिल जाते हैं, सिवाय इंडियन शॉपिंग के। जैसे मेरे को वरमाला भी मिल गई, और बहुत प्रॉपर सुंदर वरमाला जो आपको चाहिए होती है, फ्रेश फ्लावर्स वाली, वो भी लंदन से आ गई। सब मिलता है आई थिंक यूके आयरलैंड में, बस ढूंढने जाओ तो वैसा वाला। So I think that would be a great help if you tell us about all the vendors which I'll be mentioning about them in the description with the contact। कि अगर आप अपनी शादी यूके में, आयरलैंड में, लंदन में कहीं पर भी प्लान कर रहे हो, यूके के अंदर कहीं पर भी, आसपास कहीं पर भी, so you can contact these vendors, these people who can make your wedding event like a memorable one, a beautiful one. Like I'm sure, क्योंकि हमारे पास reviews भी अपनी bride से आए हैं, so I'm sure they would be the best. And yeah, now as we were talking about the shopping experience, so tell us about कि आपको कितना time लग गया इस शादी को like organize करने में, like how long did you take, कि आपने ऑफिस से छुट्टी ली या ऑफिस के साथ साथ you were planning the wedding? मैंने 6 months दिए प्लानिंग को। दिसंबर में हमने वेन्यू बुक करा था और फिर जुलाई में मेरी शादी थी, तो 6 months मैंने दिए। और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी ऑफिस से कॉन्स्टेंटली, तो उस टाइम पे मेरा
प्योर फोकस शादी था। सिर्फ शादी नहीं, मतलब जिम हो गया, हाइड्रा फेशियल लेने हो गए, अपनी डाइट हो गई। 6 months was concentrated on those on that one event. Also because हमारे केस में सिर्फ इवेंट नहीं था, पहली बार इतने सारे लोग आयरलैंड आ रहे थे, तो हमें उनको घुमाना भी था। जैसे मेरी शादी थी 20th जुलाई, पर 1st जुलाई से हमारे गेस्ट आ रहे थे, क्योंकि कुछ लोग पहले आ रहे हैं, फिर वो घूमने जा रहे हैं, फिर बाकी लोग आ रहे हैं, फिर वो घूमने जा रहे हैं। तो वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल टू मैनेज। तो मेरे पास बहुत कम टाइम था टू फिक्स एवरीथिंग। तो मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया और मैंने अपनी शादी की, आई थिंक मैंने लहंगे की शॉपिंग आई थिंक अराउंड फरवरी तक कर ली थी, क्योंकि सब लोग 2 या 3 महीने सिर्फ स्टिचिंग के मांगते हैं या फिर आपके कस्टम, जैसे मेरा दुपट्टा कस्टम था तो वो बनना। तो फरवरी तक आई हैड डन माई शॉपिंग, और उसके बाद 2-3 महीने के सिर्फ ऑल्टरेशंस और सिर्फ रीट्राइज हुए कपड़ों के। Now, as we are talking about the whole शादी arrangements, now let us also know about such stories जहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट इतना अच्छा मैनेज होने के बाद भी कहाँ थोड़ा जगह फ्लॉप हो जाता है और कहाँ पर वो मिसमैनेजमेंट हो जाती है, कहाँ पर आपको कुछ फनी इवेंट अगर आपकी शादी में हुआ दैट यू वांट टू शेयर एंड जो फ्यूचर ब्राइड्स के लिए हेल्पफुल हो, कि नो मैटर व्हाट आप कितना भी प्रिपेयर हो जाओ फॉर दिस इवेंट, कुछ ना कुछ ऐसा मिस हो जाता है, स्किप हो जाता है, एंड ऑर्गेनाइजिंग इट नॉट इन इंडिया बट आउटसाइड, तो आपने वो वाली जो प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया? आई थिंक मैं पहले मेंशन कर दूं, कुछ भी आप कितना भी कंट्रोल फ्रीक हो, आप कुछ चीजें तो आपके हाथ में है ही नहीं। मतलब आपको मानना ही पड़ेगा कि कोई इवेंट 100% जाएगा ही नहीं। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं बहुत कंट्रोल फ्रीक हूँ, उसके बाद भी नहीं हुआ। एक तो सबसे फनी चीज जो हमारी शादी वाले दिन हुई इज, हमारा जो पंडित था वो हमारा हवन कुंड लाना भूल गया, और मेरे सारे दोस्त इतने पैनिक हो गए। वहां पे वो सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अरे पंडित को कौन लेने जा रहा है, पंडित के पास तो हवन कुंड ही नहीं है, कैसे आना है। और मैं वहां रेडी हो रही हूँ और सब सेटअप हो रहा है, और मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं कि यार हवन कुंड कहाँ से आएगा। और हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड था, हमारे ईमेल पे लिखा हुआ है कि हवन कुंड ऑलरेडी पंडित लाने वाला है, वो लाना भूल गया। तो मेरे फ्रेंड्स इतने पैनिक हुए बेचारे। फिर वो उन्होंने जो हमारा होटल था के क्लब, उनके पास गए, उनको बोला कि भाई हमें तो कुछ बोल चाहिए। अब प्रॉब्लम थी, हम आए आयरलैंड में, किसी को कोई इंडियन कस्टम नहीं पता है। तो उसने जाके होटल वालों को बोला कि हमें ना एक बोल चाहिए जिसमें हमें फायर लगानी है। वो कह रहे फायर फायर वेयर फायर वाई फायर फायर। उसको समझाया कि अरे भाई फायर इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ी सी फायर लगेगी पर एक बोल के अंदर लगेगी। वो कह रहा बोल के अंदर फायर, वो समझ ही नहीं पा रहा है हमारा होटल वाला। फिर उसको बहुत मुश्किल से कन्विंस करा गया कि भाई कुछ भी करके हमें कुछ एक बड़ा सा पतीला दे। फिर हमारे पंडित ने बोला भाई वो पतीले के अंदर कुछ वाइन कभी सर्व नहीं होनी चाहिए, बियर सर्व नहीं होनी चाहिए। फिर बहुत मुश्किल से हमें केक मिक्स का बड़ा सा डिब्बा लेके आए, जिसके अंदर उसने हमें फायर लगाने दी, और फिर जाकर के हमारी शादी आगे बढ़ी। पर वो इतना फनी था कि इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, हवन कुंडी नहीं है। Would love to see it. We would love to see that cake mixer that came to the rescue of the whole wedding. कि कैसे तो वो आपने सोचा, I don't know कि कैसे भी सोचा आप लोगों ने, and you guys just made it through. And after talking to you, like I really get the vibes कि आप bride चिल्ला तो नहीं थी, you were the bridezilla. Tell us more about your wedding. मैं बहुत स्पेसिफिक थी। मैं काफ़ी चीज़ें पहले ही मेरा जो होटल था वो बहुत अच्छे थे टू बी ऑनेस्ट। मतलब वो लोग आपके साथ बैठ के वर्ड टू वर्ड पूरा एक चार्ट बनाते हैं, पूरा गो थ्रू करते हैं, टेस्ट रन करते हैं कि कहाँ से बारात आएगी, कहाँ पर रुकेगी, कहाँ से अब एंट्री होगी। जैसे हमारे में मिलनी पे गिफ्ट्स देते हैं, तो मैंने वो पहले गिफ्ट्स रखवा दिए थे एक जगह पर। ऐसे मुझे हर चीज़ मैंने ऑर्गेनाइज कर रखी थी, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि आयरलैंड है तो एक कम्युनिकेशन गैप भी है। मेरी मम्मी होटल वालों से डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगी, वो पूछ नहीं पाएंगी कि क्या सामान है, या मेरे गेस्ट इतना बात नहीं कर पाएंगे। मतलब आई नो आयरिश इंग्लिश बोलते हैं, पर उनकी इंग्लिश आपने नहीं सुनी है वो किसी को समझ नहीं आती है। तो वो बहुत कम्युनिकेशन गैप है। तो मुझे पता था कि वो प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने वो पहले ही थोड़ा मिटिगेट करी। मैंने अपने 4-5 दोस्तों को एक बार पहले अपने होटल का चक्कर कटवाया था, और अपने वेडिंग प्लानर से उनकी बात करवा दी थी कि ये लोग सारी मैनेज करेंगे। तो वो 5-6 लोग हर डिफरेंट स्पॉट्स पे खड़े हुए थे मदद करने के लिए, किसी को भी, और सब आपस में फोन से कनेक्टेड थे कि कुछ भी हो तो आप हेल्प करें। तो ये कुछ चीजें मैंने बहुत सोच समझ के करी कि कुछ भी हो, गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। पर उसके बाद भी कुछ छोटी छोटी चीजें हुई। हमारा डीजे वाला आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल कुछ अजीब से गाने बजाने लग पड़ता था, उसे बार बार मना करना पड़ता था कि यार ये गाने नहीं बजाने हैं, ये गाने चेंज करके बजाओ। मुझे लगता है आगे भी कभी आप लोग डिस्कस करो। आई नो डीजे पे हम इतना फोकस नहीं करते, अगर आपको, जैसे मेरी एंट्री पे मैं बहुत सॉर्टेड थी कि मुझे पर्टिकुलर गाने चाहिए, तो आप पहले से ही मेंशन करके रखो उसको कि मुझे ये और ये गाने चाहिए,
ये भी बात होती है, मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ गाने की लेंथ कितनी रखनी है आपको, गाना तो बचता ही जाएगा। और अगर आपको, जैसे मेरा वॉक डाउन द आइल बहुत लंबा था, मेरी स्टेयर्स बहुत लंबी थी, वो एक गाना खत्म हो गया अगला गाना भी तो बजाना है, तो मतलब फिर ऐसे वो चीजें मैंने थैंक गॉड मैंने कोऑर्डिनेट कर रखी थी तो हो गई, वरना उस ऑन द स्पॉट एकदम सब ब्लैंक खड़े हो जाते, क्या हो गया, गाना बंद हो गया, क्या करना है। तो आई थिंक इवन आफ्टर ऑल दैट गड़बड़ होती ही है, कुछ भी कर लो आप। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका हम ऑलरेडी एक छोटा सा डिस्कशन अभी कर चुके हैं. सो लाइक इफ फॉर द फ्यूचर ब्राइड टू बीज, फॉर द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग देयर वेडिंग इन द कमिंग टाइम, कमिंग मंथ्स, सो व्हाट आर ऑल दीज छोटी छोटी बातें जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, लाइक जो हम भूल जाते हैं और जब शादी हो जाती है, कोई फंक्शन हो जाता है, उसके बाद हमें रियलाइज होता है ओके कि ये थोड़ा सा और सॉर्टेड हो सकता था, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हो सकता था. सो गिव अस सम टिप्स अबाउट देम. एक तो मुझे लगता है अपनी मेकअप वाली से जरूर पहले बात करो कि आपको कैसा मेकअप चाहिए. जैसे मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, मैं हमेशा से खुद से तैयार होने वाली इंसान थी, और वेडिंग पे जब मैंने सीधा फेस पे मेकअप कराया तो इट डिडंट वर्क वेल विद मी. सो द फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट इवेंट था उसमें मेरा चेहरे पे इतना मेकअप लगा हुआ है, इतना मेकअप, क्योंकि मैंने उनसे कोई डिस्कशन ही नहीं करी थी मेकअप वाले से. आई थॉट सब मेकअप अच्छा ही करते हैं, और उन्होंने मेकअप अपने हिसाब से कर दिया, पर वो मेरे फेस पे सूट ही ना करे. तो मेरा फर्स्ट इवेंट, मुझे आज तक रिग्रेट है कि मैं उस पर अपनी 100% नहीं दिख रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा मेकअप था मेरे फेस पे. फिर जो नेक्स्ट डे था उसमें आई हैड एन आइडिया कि अच्छा अब मुझे मेकअप चेंज करवाना है. फिर मैं नेक्स्ट डे उनसे बात करके रखी कि बिल्कुल एकदम मिनिमलिस्टिक जीरो मेकअप करो, वो मेरे पे सूट करता है. पर अगर मुझे पहले पता होता कि आपको अपने मेकअप वाले से टेस्ट रन लेने होते हैं, अपने मेकअप वाले से पहले एक करके दिखाना होता है मेकअप, तो मैं सच में करती. मतलब आपको एक बार अपने ड्रेस के साथ पूरा लिपस्टिक का शेड तक मैच करो, क्योंकि लास्ट मिनट वो बहुत क्योस क्रिएट करता है. आपको नई लिपस्टिक समझ आ रही है, अब आप उस टाइम बोल भी नहीं सकते, इतने आसपास लोग खड़े हैं, यू जस्ट हैव टू रोल विद इट. एंड बाद में फोटोज खराब आती हैं, और उससे ज्यादा खराब कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. इनफैक्ट आई हैव टू मेंशन दिस, जो मांग टीका होता है शादी वाले दिन पे, जब सिंदूर लगता है वो हट जाता है, तो उसके बाद वो पूरे टाइम यहाँ घूमता ही रहता है. तो आपको अपने पास एक ग्लू रखनी है, प्लीज ग्लू रखना, ताकि वापस चिपका सको. मेरा हो गया, और रिसेप्शन के टाइम पे आई हैड नोबडी कि मैं ग्लू कहाँ से लगाऊं वापस, और वो पूरा टाइम यहाँ घूमता रहा मेरा मांग टीका, विच वाज आल्सो थिंग. जैसे मेरे पास जब मैंने एंट्री करी तो मेरे पास एक सेकंड दुपट्टा भी था. अब जब मुझे रिसेप्शन पे जाना है तो मुझे सेकंड दुपट्टा हटवाना है, ताकि मैं सिंपल अपने ड्रेस में जा सकूं. तो मुझे उसके लिए मेरी मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी जा चुकी थी उस टाइम वेन्यू से. तो मुझे वो भी ध्यान रखना था कि अगर आपको कुछ चेंज कराना है बाद में, तो आपको मेकअप आर्टिस्ट को तब तक रखना है, विच आई वाज़न्ट अवेयर. तो वो मेरी सेरेमनी के बाद चली गई, और रिसेप्शन के बाद फिर मैंने अपने दूल्हे से निकलवाया पिन से कि भाई निकाल. मेरा उसने वो निकाला दुपट्टा, फिर हम गई. पर ये बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरी लिपस्टिक फेड हो गई फेरों के बाद, तो मुझे बाद में लग रहा है कि शायद बहुत लोग बोलते हैं किट रखो अपने पास, एक लिपस्टिक और एक ग्लू तो होनी ही चाहिए आपके आस पर्स में. वो मुझे नहीं पता था कि मुझे रखनी है, और उसकी वजह से मेरी लिपस्टिक गड़बड़ हो गई. फिर मैं ऊपर गई वापस लगाने लिपस्टिक, व्हिच वाज द थिंग. मतलब समझो बिना बात की क्योस ऐड होता है. तो कुछ चीजें जो आप ध्यान रख सकते हो, वो तो आई थिंक ये है मेकअप वगैरह की. So this was with the discussion that you could have with your makeup artist, जो हम सब नोट करने वाले हैं अच्छे से, कि that just came from a bride herself, कि have a trial run of makeup with the makeup artist. And what else? What about the vendors of decorations and DJ? जैसे आपने DJ के बारे में बताया कि DJ के मतलब not just the songs but also the duration of the song matter a lot. And what about the decorations and other wedding vendors? Like उनके साथ कौन सी चीज़ों का ऐसा ध्यान हमें रखना चाहिए, या even for the matter catering वालों के साथ हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि nobody fails in that organizing that part of the wedding. आई थिंक मैं बहुत लकी थी कि मेरे सारे वेंडर्स सब आयरिश थे, तो सब बहुत प्रोफेशनल थे. उनसे जो मैंने पहले डिस्कशन करी, उन्होंने एग्जैक्टली वो ही करके दिया. जैसे मेरे मेरे जो डेकोरेटर था उसने एक बहुत अच्छी बात करी. उसने जब अपना डेकोरेशन कर लिया तो उसने मुझे वीडियो कॉल करी, जब मैं अपना मेकअप करा रही थी और वो वहाँ पे सेटअप कर रहा था. उसने मुझे वीडियो कॉल करी और उसने मुझे दिखाया कि ये यहाँ पे सेट है, आपको कुछ चेंज चाहिए. तो मैंने चेक किया कि हाँ कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, कुछ फ्लावर्स ऊपर नीचे नहीं है, एंड इट वर्कड आउट. तो मुझे लगता है वो बहुत, अगर आप कर सकते हो अपने डेकोरेटर से, या किसी को भेज दो, अगर आपका डेकोरेटर बिजी है किसी को भेज दो ऑन द मोमेंट, और उनको बोलो कि आपको एक बार दिखा दे कैमरा के थ्रू, ताकि आप बता पाओ कि आपको कुछ फ्लावर्स नहीं समझ आ रहे. क्योंकि जब एक बार आप घुस गए, आपने वॉक डाउन द आइल कर लिया,
उसके बाद तो आपको कुछ गड़बड़ दिख भी रहा है तो आपको चेंज नहीं कर सकते, आप तो आ गए ना, अब तो देयर इज नथिंग यू कैन डू। और उससे पहले यू कैन, तो अपने डेकोरेटर से जरूर वीडियो कॉल करें, मुझे बहुत हेल्प हुआ उससे। केटरर्स टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरा होटल जो था वो सब ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अगर आपके होटल में, अगर आपका होटल आपको एक वेडिंग प्लानर देता है, दैट इज द वर्ल्ड बेस्ट थिंग। वो 24 घंटे आपके साथ खड़े रहेंगे और वो 24 घंटे सब देखेंगे कि आपके हिसाब से सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई थिंक दिस अ प्लस पॉइंट, रियली बहुत अच्छा है। तो आप पूछना अपने होटल वालों से, आपके वेन्यू वालों से जरूर पूछो, अगर वो आपको एक पर्सनल वेडिंग प्लानर दे रहे हैं फॉर द डे, इट इज रियली हेल्पफुल। तो आई थिंक उस वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई। जैसे कुछ चीजें मुझे बहुत, मैंने पहले अच्छे से प्लान करी, उसने बहुत हेल्प दिया। जैसे मेहंदी वाली, आपको मेहंदी का जो डिजाइन चाहिए, मेरी मेहंदी वाली ने मुझे पीडीएफ बना के दिया मेरे डिजाइन का। मेरी मेहंदी वाली, टू मेंशन हर, रितु, शी इज अमेजिंग। उन्होंने लिटरली, मुझे लड़का और लड़की चाहिए थे वरमाला पहनाते हुए अपने हाथों पे, उन्होंने पूरे हाथों के डिजाइन की मुझे पीडीएफ बना के भेजे, ताकि मुझे कुछ भी चेंज करवाना है तो मैं पहले ही चेंज करवा लूं, ताकि ऑन द डे कुछ भी मेरी पसंद के हिसाब से गड़बड़ ना हो। विच वॉज अमेजिंग, मतलब एज इट इज जो उसने पीडीएफ पे बना के दिया वही का उसने हाथों पे एकदम प्रिंट कर दिया, विच वॉज अमेजिंग। तो आई थिंक कुछ चीजें ये हैं कि आप कोशिश आप कर लोगे तो बेनिफिट होगा। पीडीएफ की वजह से कोई मिसमैच नहीं होगा डिजाइन में, डिजाइन परफेक्ट रहेंगे। आई थिंक दैट इज समथिंग यू शुड डू बिफोर गोइंग अहेड विद ऑल द वेंडर्स। आई थिंक जो डिफरेंस मेन रहा इंडिया और आयरलैंड के अंदर शादी ऑर्गेनाइज करने में, वो ये रहा द प्रोफेशनलिज्म। लाइक इंडिया के अंदर हर चीज़ जुगाड़ से चलती है। लाइक आई डोंट रिमेंबर एनीबडी शेयरिंग द पीडीएफ ऑफ लाइक मेहंदी आर्टिस्ट शेयरिंग दैट पीडीएफ, मतलब पीडीएफ फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ के, इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ कि अच्छा ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अगर कुछ 19-20 भी हो गया तो इट्स जस्ट फॉरगिवन, लाइक इट्स जस्ट के ओके इतना तो चलता है। So I think that professionalism I can see in your wedding, like already you organized it pretty well, and the whole team that that palace gave you. Tell us more about that venue. It was so beautiful. तो वेन्यू मेरा था के क्लब। मेरे 2 वेन्यूज थे एक्चुअली। एक था मेरा मेहंदी का वेन्यू विच वॉज 18th। वो मैंने एक पूरा कैसल एक पूरे दिन के लिए पूरा रेंट आउट किया था, विच वॉज अमेजिंग। 18th वाला वेन्यू वॉज स्टनिंग, इट वॉज, और वो बहुत ब्यूटीफुल था। उसके सामने एकदम हॉर्सेस रन कर रहे हैं। आई मीन यू वोंट बिलीव कि पूरा कैसल है, उसके सामने इतना वाइट ग्रीन एरिया है और सामने हॉर्सेस रन कर रहे हैं। हमारी एक वीडियो है उसमें हम खड़े हैं और सामने से हॉर्सेस भाग रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ओह माय गॉड। तो वो एक वेन्यू वो था 18th का, एंड देन दूसरा वेन्यू था 19th एंड 20th के क्लब, जो मेरा वेडिंग वेन्यू था एक्चुअल में। तो मोमेंट आई सॉ के क्लब की स्टेयर्स, दैट वाज इट। मैंने वो देखा और मेरे दिमाग में सबसे पहला विजन ही आया कि व्हाइट बैकग्राउंड और मैं रेड में उसमें चलती हुई आ रही हूँ। दैट वॉज माई ओनली सपना कि मुझे ये करना है। मेरे सब कुछ बाद में हो जाएगा, पर वॉक डाउन द आइल फिक्स है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम के क्लब देखा, आई वॉज मेस्मराइज्ड। मतलब मैं बता रही हूँ, कोई फोटोज, कोई ड्रोन शॉट्स जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि वो सामने से कितना सुंदर दिखता है। और मुझे पता था कि मेरी शादी हो रही है तो इस कैसल में ही हो रही है। तो मैंने दोनों दिन वो कैसल, मतलब एक दिन मैंने 18th का कैसल करा, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैसल। वो थोड़ा रस्टिक टाइप का था, और 19th और 20 एकदम जैसे जो उदयपुर के पैलेस होते हैं एकदम एग्जैक्टली वैसा था। तो शायद मैंने वही रेप्लिकेट करना चाहा आयरलैंड में। तो दोनों वेन्यूज अलग थे पर बहुत सुंदर थे अपने आप में नंदलेस। 18th में सब लोग एक ही घर में रुके थे। मतलब वो एक बहुत बड़ा सा एयरबीएनबी आप मान लो कि 22 रूम्स थे, तो सब उसमें रुके थे। तो उसमें हमने सारा रात को, जैसे हमारा खत्म हो गया, हमने बहुत पार्टी करी, अंधा जितना ड्रिंक्स और जो आप सोच सको सब, और रात को पार्टी करी। दिन में मेहंदी हल्दी वहीं हुई 18th को। 19-20 थोड़े फॉर्मल थे, तो उसमें सबको अपने अपने रूम्स एलोकेटेड थे। सब एक ही होटल में रुके हुए थे, उसी होटल में, के क्लब में, पर सबको रूम्स थे। तो आप ऐसा नहीं हो सकता, जैसे के क्लब ने अगर 12 बजे बंद कर दिया आपका इवेंट, तो आप 12 बजे के बाद आप टाइम पास नहीं कर सकते होटल में। वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे कि आप रेजिडेंशियल एरिया में आप लोग यू कांट मेक एनी नॉइज। तो वो वाज अ डिफरेंट कल्चर, क्योंकि इंडियंस को आदत होती है। अब तो हो गया, अब तो हम रात को बैठ के दारू पियेंगे, नहीं। आपका 12 बजे खत्म हो गया, आपको अपने रूम में ही जाना है। आप रिसेप्शन पे शोर नहीं कर सकते, आपको रूम में ही जाना है। आपको अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे ही मिलना है। तो वो आई थिंक दैट वाज अ कल्चर शॉक फॉर ऑल माई इंडियन, मेरी मासियाँ बुआएं सबके लिए बहुत अलग था। तो एक बहुत मेजर कॉस्ट इफेक्टिव कंज्यूमिंग थिंग वाज अल्कोहल। हम लोग के केस में तो इट वाज नॉन नेगोशिएबल, पॉसिबल ही नहीं था कि अल्कोहल आप हटा सको। हम लोग पंजाबी हैं, अल्कोहल बहुत ज्यादा चलता है, पर कितना
अगर आपने बहुत एक्सपेंसिव वेन्यू कर रखा है तो उनके अल्कोहल के प्राइसेस भी उनके हिसाब से होंगे। अगर आपने 5 स्टार में शादी कर रहे हो तो अल्कोहल सेम रेट पे बिकेगी। तो आपको कितना ऑप्शन रखना है अल्कोहल का। जैसे हमारे केस में ऑप्शन था, हमें वेन्यू वालों ने ऑप्शन दिया कि हम एक बजट सेट करते हैं। व्हेन वी से बजट, तो हमने अप्रोक्सीमेट लगाया कि पर पर्सन 5 to 6 ग्लासेस एक इवनिंग में आ रहा है अल्कोहल का। नॉन अल्कोहलिक इज सेपरेट, वो कितनी भी आप कोक पी सकते हो, डजंट मैटर। पर अल्कोहलिक 5 to 6 ग्लास 1 पर्सन, हमने एक लिमिट रख दी थी, पर किसी को बताया नहीं था। तो मुझे लगा 5 to 6 ग्लास, और उसमें ये भी था कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं अल्कोहल नहीं पीती है, मेरी मम्मा नहीं पीती, तो मेरे 5 से 6 ग्लास जो कोई और पी रहा है उसको मिल जाएंगे। तो बेसिकली एक बजट, एक सर्टन अमाउंट, एक्स अमाउंट ऑफ मनी वाज एलोकेटेड टू उस रात की अल्कोहल, ताकि उतने में जितना पी सकते हैं लोग पी लें। पर वंस इट इज फिनिश्ड, जब अगर फिनिश हो गया, जबकि हमारे केस में हुआ ही नहीं उतना फिनिश, उतना टैप पहुंचा ही नहीं, तो वो आपके पास, ब्राइड के पास या जो भी पैसे भर रहा है उसके पास आएंगे और चेक करवाएंगे कि आपका ना बार टैब एक्सीड हो गया है, डू यू वांट अस टू कंटिन्यू। तो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो कितना और उसमें पैसे आप ऐड करना चाहते हो। तो हमने वैसे किया, हमने एक सर्टन अमाउंट डाल के रखा था। इट जस्ट नेवर रीच, टू बी ऑनेस्ट, किसी को उतना पिया ही नहीं किसने। एक बहुत बेनिफिट हमारे केस में हुआ, हमने 18th को एक फंक्शन रखा था जिसमें सबने इतना पी लिया कि वो 19th और 20th को दे वर ऑल डन। वो इतने हैंगओवर में थे, तो वी वर सेव्ड बाय लक। और वेडिंग में हमारे केस में ये भी था कि कुछ केसेस में अल्कोहल इंक्लूडेड होती है कुछ पैकेजेस में टू अ सर्टन अमाउंट। जैसे हमारे जो शादी वाला पैकेज था 20th, उसमें आई थिंक 4 to 5 ग्लासेस अल्कोहल पर पर्सन वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो हमने ऑन टॉप ऑफ दैट हमने एक सर्टन बजट रखा कि इसके बाद एक्स अमाउंट ऑफ मनी हमने एलोकेट करा है, इतने में कवर हो जाना चाहिए। द गुड थिंग इन आवर केस वाज कोई बोथ डेज, हमारा दोनों दिन में से एक भी दिन अल्कोहल का टैप फुल हुआ ही नहीं, विच इज वेरी गुड। हमने अच्छा अमाउंट रखा था, पर इट वॉज गुड कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को, और सबने अच्छे से पिया। शैम्पेन हो और हर चीज़ अवेलेबल थी। बस हमने कॉकटेल्स मना करी थी, क्योंकि एक कॉकटेल कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, तो हमने कॉकटेल्स हटा दिया था। पर आप विस्की के अंदर कोक डलवा लो, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉकटेल, पर आप वो खुद बनवा सकते हो। मतलब कमर्शियली बनी हुई कॉकटेल हमने बना करी थी। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। मतलब अल्कोहल इज रियली गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ योर बजट। यू रियली हैव टू अकाउंट ऑफ इट कि कितनी अल्कोहल होनी चाहिए, कौन से इवेंट पे और कितनी क्वांटिटी में। सो अल्कोहल इज गोइंग टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ दोज फंक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक एक चीज़ जो हम लोग नहीं नोटिस करते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग एकदम भूल जाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन विल कॉस्ट यू मनी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक वेन्यू पे थे 18th को, हमें कहीं वहां से जाना था केक क्लब पे 19th और 20th के लिए। तो बीच में 50 लोग इंडिया से आए हुए हैं, उनके 50 लगेज है, कैसे जाएंगे वो। तो हमने एक पूरा ट्रक हायर करा, फिर वो छोड़ के आए। दैट कॉस्ट मनी। पहली बार उनको लेके आना वेन्यू पे, उनको वहां से एयरपोर्ट ड्रॉप कराना, इतनी क्वांटिटी में जब लोग आते हैं और इतना ज्यादा लगेज आता है, सब कुछ कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जो हम भूल ही जाते हैं। मुझे लगता है हम लोग मिसलेनियस डालते जाते हैं, पर दैट्स आपको मतलब कुछ 4-5 लाख तो मुझे लगता है सिर्फ इस बात के लग देने चाहिए कि वो ऊपर के लगेंगे, जो आपको पता भी नहीं, आपको याद भी नहीं है कि लगेंगे। सो दैट इज माई पॉइंट। आई वुड रिकमेंड कि हमेशा कपड़ों का कॉस्ट कम रखा जाए और हमेशा वेन्यू पे ज्यादा फोकस करा जाए। दैट्स व्हाट आई बिलीव टू बी। मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे शादी कैसी थी वो ज्यादा याद रहता है एज कम्पेयर टू आपने क्या पहना था। आई एम श्योर इट माइट बी कॉन्ट्रडिक्टरी, बट दैट्स अ थिंग। Even after you spend a lot of money on your dress, overall wedding उनका feel, that is what really makes a difference. So yeah. So these were the super tips जो मुझे नहीं लगता कि जो शादी करने से पहले किसी को पता होगा, ये शादी करने के बाद ही सबको पता चलता है कि ओके ये सब भी प्रॉब्लम सामने आने वाली है। बट इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, यू वुड नो कि आपको किन किन चीजों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और ऑब्वियसली आपकी भी शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट एटलीस्ट यू विल बी सेव्ड फ्रॉम दीज वंस। So Ashima, also if you want to tell us about the designers that you mentioned कि हाँ you want to be that bride जो designer wear पहने, और वीडियो के एंड में आप बोलोगे those doesn't matter but yes they do. So tell us about the designers that you were wearing. मैंने अपने प्री वेडिंग के लिए पहना था सुरभि चोपड़ा लेबल, विच वॉज माई मेहंदी का फंक्शन। फिर मैंने एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर मुझे मिला, दिल्ली में है, नारायणा में एक है उनकी शॉप, रोका करके नाम है, ROQA। दे वर वेरी नाइस। मेरा एंगेजमेंट का लहंगा उनके साथ है, इफ यू वांट आई विल गिव यू लिंक, बट दे आर लवली एंड उन्होंने सब कुछ वर्चुअली बहुत अच्छे से बना के मुझे दिया। मेरा पिंक लहंगा वाज फ्रॉम देयर।
And then मेरा शादी वाला लहंगा was from Kalki, Kalki Delhi. They also have a store in Mumbai, I think. But Kalki was nice. So मतलब मैं कभी ये नहीं बोलना चाहूँगी कि आप डिज़ाइनर मत पहनो, मुझे पहनना ही था. पर मैं कह रही हूँ कि given a choice between सिर्फ डिज़ाइनर और अच्छा वेन्यू, I chose venue more as compared to डिज़ाइनर भी. पर जैसे I could have worn Sabyasachi and then gone for a cheaper venue. Get my point? तो उससे बेटर मैंने सोचा कल की पहन लेते हैं और फिर वेन्यू अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपके गेस्ट को वो ज़्यादा रिमेंबर रहता है एज कम्पेयर टू व्हाट यू वर वेयरिंग. दैट्स द थिंग. आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी और इन फ्यूचर आपके काम ज़रूर आएगी. अगर आप खुद की शादी ऑर्गेनाइज प्लान कर रहे हैं तो ग्रेट, और अगर आपके नोन्स में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में कोई अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहा है तो काइंडली सेंड दिस वीडियो ऑल ऑफ देम एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट मी टू गो एंड एक्सप्लोर सम मार्केट और स्पेसिफिक शोरूम तो मेरे को कहाँ जाना चाहिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैवंट येट. See you in the next video. Bye.